नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो अर्थात यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की तीसरी भाग में हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी और कैसे इनका आगमन भारत में हुआ और कैसे इन लोगों ने एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में अपना कदम तो बढ़ाया, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको मात दे दी जाती है। यह भी देखने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं और पिछले पार्ट को अर्थात भाग 1 और 2 को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाएं और देखें पहले और दूसरे पार्ट को। प्रिय साथियों, जब आज के अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें तो सर्वप्रथम उस समय चूँकि किसी भी कंपनी को अध्ययन करने से पहले उस समय की वैश्विक स्थिति क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब उस समय फ्रांस की स्थिति को हम लोग देखें तो उस समय फ्रांस के सम्राट थे, उनका नाम था लुई 14 या लुई 14वें के नाम से उनको जाना जाता है। वो उनका शासन फ्रांस में था और उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था काल्बर्ट। इन्हीं के निर्देशन में 1664 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया और इसी कंपनी का भारत में आगमन होता है। उसको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज कि कैसे कैसे भारत में आगमन होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो प्रिय साथियों, उस समय फ्रांस में जो फ्रांस के सम्राट थे उनका नाम था लुई 14 और काल्बर्ट इनके मंत्री का नाम था। इन्हीं के निर्देशन में अर्थात लुई 14 के एक मंत्री थे जिनका वित्त मंत्री थे काल्बर्ट, इन्हीं के निर्देशन में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और इसी कंपनी का भारत में आगमन हम लोगों को देखना है कैसे कैसे विभिन्न चरणों में आगमन होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कर्नाटक के युद्ध में इसकी पराजय होती है अर्थात क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में जो एक फ्रांसीसी कंपनी बढ़ रही थी उसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे युद्ध के परिणाम स्वरूप पराजित करती है और केवल व्यापार तक ही इसके कार्यों को सीमित कर देती है। प्रिय साथियों, जब उसके बाद हम लोग आगे देखें पॉइंट में तो 1667 में फ्रांसीसी केरान के नेतृत्व में या फ्रांसीसी केरान 1667 में फ्रांसीसी केरान की अध्यक्षता में एक अभियान भारत में आता है, एक दल भारत में पहुंचता है और 1668 ईस्वी में चूँकि जब हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के पहले वीडियो को देखे थे, पहले पार्ट को देखे थे, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि विभिन्न कंपनियों के पहले कारखानों की स्थापना के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आप लोग अगर नए हैं और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप लोग जाएं और देखें। तो 1668 ईस्वी में यहाँ भी हम चर्चा कर लेते हैं। सूरत में पहले कारखाने की स्थापना होती है किसकी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब? 1668 ईस्वी में। और कहाँ? सूरत में, जहाँ अंग्रेजों के कारखाने की स्थापना हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन होता है। चूँकि कालक्रम ऐसे बढ़ता रहता है, इनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ ये क्षेत्रीय शक्ति बनने, जैसे हम लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखा कि वह उन लोगों का भी प्रयास था क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाना या शासन करना उनका मोटिव था, उसी प्रकार इनका भी मोटिव था। लेकिन चूँकि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी आर्थिक स्थिति जो थी वह उतना अधिक स्ट्रांग या हम कहें मजबूत नहीं थी जिस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हालात आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं 1720 ईस्वी में पुनः कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है और इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण बनते हैं या हम कहें नेतृत्व का अभाव था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के में नेतृत्व का अभाव था और चूंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह फ्रांस के सम्राट के निर्देशन में कार्य कर रही थी, तो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट हैं, हम उसके माध्यम से समझेंगे कि कैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में प्रयास कर रही थी उसके
मार्गों में कैसे अड़चन आना प्रारंभ हो जाता है और कैसे उसके जो एक हम कहें मोटिव था उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग आगे देखें तो इसके कुछ कारण थे जिसके कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में एक कहें मोटिव था उसमें गिरावट आई। उसको कुछ टॉपिकों के माध्यम, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह एक सशक्त संगठन नहीं था और इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि पूंजी का अभाव था इसमें, अर्थात कंपनी की जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, हम कहें बहुत ही डामाडोल थी। ठीक है, उसके बाद देखिए सक्रियता में कमी। जिस प्रकार हम लोगों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही सक्रिय कंपनी थी, अर्थात उसके जो लीडर थे वह बहुत ही एक्टिव लोग थे। इसी कारण हम लोग आगे भी देखेंगे और पीछे भी हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अन्य यूरोपीय कंपनियों जो उनके साथ उनका भी आगमन होता है उनको पछाड़ते हुए स्वयं को आगे अर्थात भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में अपने को सबसे ऊंचे स्थान पे स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सरकार पर निर्भर। हमने पहले बताया कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह फ्रांसीसी सरकार पर ज़्यादा डिपेंड थी। इसके कारण जो इसका जो हम कहें कर्मचारी वर्ग था यह स्वयं के निर्णय तो बहुत अधिक नहीं ले पाता था। इसी कारण इसकी कुछ आयाम रहे जिसके कारण यह इस कंपनी को क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में जो कदम बढ़ा रही थी उसमें गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, उसके बाद देखें एक वहाँ के फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे कप्तान थे उनका नाम था फ्रांस डुप्ले की फ्रांसवासी। चूँकि जब हम लोग कर्नाटक का युद्ध अभी देखेंगे तो कर्नाटक की युद्ध के बीच में ही डुप्ले जो एक गवर्नर थे इनको वापस बुला लिया जाता है फ्रांसीसी सरकार द्वारा। तो इसका भी असर पड़ता है कि फ्रांसीसी कंपनी जो उसका उद्देश्य था उसमें गिरावट आती है और केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर ही रह जाती है। ठीक है, और एक थे डुप्ले के बाद आते हैं लाली। इनका भी इनकी आदूरदर्शिता का परिणाम था। इनका डुप्ले की फ्रांस वापसी अगर हम लोग सन में देखें तो 1754 में इनकी फ्रांस वापसी हो जाती है और 1758 में लाली नाम के एक नए गवर्नर या हम कहें नए अधिकारी की भारत में एंट्री होती है। लेकिन ये इनके अंदर दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा नहीं थी जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में एक सक्रिय कंपनी अर्थात सक्रिय शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का तो प्रयास कर रही थी लेकिन पूर्णतः असफल सिद्ध हुई। और वो कैसे हुई आगे जब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बढ़ने लगती है। क्योंकि उस समय वैश्विक नज़रिए पर हम लोग ध्यान दें तो उस समय यूरोप में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजी जो कंपनियां थी और जो वहाँ की सरकारें थी उनके बीच प्रतिद्वंदिता की स्थिति बहुत ही चरम पे पहुँच गई थी। और वह कैसे हम लोग समझेंगे कर्नाटक युद्ध के द्वारा कि कैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं और वो कैसे होते हैं हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण टॉप बिंदु होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फैक्ट होंगे प्रिय साथियों हम आपके सामने उसको रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चूँकि उस समय जो वेस्ट यूरोप में स्थितियाँ थी वह दोनों में मनमुटाव की स्थिति हो गई थी अर्थात फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, उसका असर यहाँ भारत में जो कंपनियाँ थीं अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों पे देखने को मिलता है जो यूरोप में दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे तो प्रिय साथियों जब कर्नाटक के युद्ध की बात की जाए तो कर्नाटक का युद्ध 3 युद्ध हुआ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। पहले को प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरे को द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरे को तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कर्नाटक का युद्ध 3 था, पहला कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध। आपको याद रखना है तो सन की काल की बात की जाए कब से कब तक यह चला था तो पहला जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था वह चलता है 1740 से 1748 तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो चलता है
वह चलता है 1751 से 1755 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है कब से, 1758 से 1763 तक। ठीक है, अब देखिए सन हम लोगों ने देख लिया, लेकिन चूंकि हम यहाँ चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस संधि के द्वारा या क्या कारण थे इन युद्धों का, और किस संधि के द्वारा इन युद्धों का अंत होता है। ठीक है, और क्या विशेषताएं रही उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग एक अन्य यूरोपीय कंपनी अर्थात डेनिश कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आते हैं पहले कर्नाटक युद्ध की तरफ। पहला कर्नाटक का युद्ध जो कि 1740 से कब तक चलता है, आपको याद रखना है 1748 तक। ठीक है, और इसके कारण की बात करें, अगर पहले कर्नाटक युद्ध के कारण की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया कि ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है तो भारत में कार्यरत कंपनियों पर, अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इन्हीं पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो असर पड़ता है, जो कि 1740 में हो रहा था। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसका असर पड़ता है कहाँ, भारत में कार्यरत दो कंपनियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक है, उसके बाद जो और इसके यह कैसे इसका अंत होता है तो हम साफेल की संधि के द्वारा, जो कि 1748 में होती है, इसी संधि के द्वारा साथियों ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत होता है, या हम कहें पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है इसी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले कर्नाटक युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण, जो हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण था, इसी कारण से तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है और यह पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध, तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। कौन सा युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि चल रहा था 1751 से 1755 तक। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखें तो यूरोप में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था यूरोप में, उसका असर पड़ रहा था यहाँ भारत में, और यह समाप्त होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो चूंकि सप्तवर्षीय युद्ध जब पेरिस की संधि के द्वारा, जो कि पेरिस की संधि 1763 में होती है, जब इस संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है तो भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्त होती है। इस प्रकार तीन युद्धों को हम लोगों ने देखा। पहला युद्ध जो कि 1740 से 1748 तक चलता है, द्वितीय जो कि 1751 से 1755 तक चलता है, और तीसरा जो कि 1758 से 1763 तक चलता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि पहले युद्ध का जो कारण था उसकी चर्चा की जाए तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध इसका मुख्य कारण था, जो कि 1740 में हुआ था। और यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो यह हम लोग याद रखेंगे एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा, जो कि 1748 में होती है। इसी संधि के द्वारा जब ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भी यहाँ भारत में भी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चल रहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और चूंकि इस समय जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे डुप्ले, और यहाँ एक और विशेषताओं में हम लोग देखें तो एक महत्वपूर्ण युद्ध सेंट थाम का युद्ध आपको याद रखना है 1748 में हुआ था। और इसमें क्या होता है, युद्ध के विशेषताएं क्या रही उसको अगर हम लोग देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की विशेषता यह रही कि यूएसए में अर्थात अमेरिका में फ्रांस का प्रभुत्व हो जाता है, अर्थात फ्रांस का प्रभुत्व यूएसए में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाता है, और यहाँ भारत में मद्रास में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है। तो यह पहले युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध की विशेषता रही। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की विशेषता में हम लोग देखें तो यहाँ दो गुट थे, अंग्रेजी गुट और फ्रांस गुट। प्रिय साथियों, चूंकि हम लोगों ने देखा जब हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हुआ तो एक गुट था अंग्रेजी गुट और एक गुट था फ्रांस गुट, और यह युद्ध जो हो रहा था यह समाप्त होता है पांडिचेरी की संधि के द्वारा। और इस प्रकार जो फ्रांसीसी गवर्नर थे गॉन्डह्यून, उनका नाम था
उनका नाम था गोंडह्यू, ठीक है, इनका नाम था। और चूंकि इन्हीं के समय में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे गोंडह्यू, इन्हीं के समय में क्या होता है, फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी गिरावट आ जाती है, अर्थात जो नौसेना थी या हम कहे सेना के स्तर पर इसकी स्थिति में बहुत ही गिरावट दर्ज की जाती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया पांडिचेरी की संधि के द्वारा, चूंकि यह संधि तो होती है 1755 में, आप डेट याद रखिएगा। पहली संधि कब हुई थी, एक्स ला सापेल की संधि 1748 में, और द्वितीय संधि जो होती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय वह थी पांडिचेरी की संधि, और यह हुई थी 1755 में। और तृतीय संधि जो होती है पेरिस की संधि, इसको भी आप लोग याद रखें, 1763 में हुई थी। और इस प्रकार जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसकी जो विशेषताएं हैं हम लोग अगर देखें तो वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 से 1761 तक चलता है, यह था। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो वांडीवास का युद्ध भी महत्वपूर्ण युद्ध था इसकी विशेषताओं में। और इसी युद्ध के पश्चात पेरिस की संधि होती है 1763 में। 1763 में पेरिस की संधि होती है, और इसी संधि के परिणाम स्वरूप जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसकी जब समाप्ति होती है तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की भारत में भी समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस युद्ध के अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग अंग्रेजों का साउथ इंडिया में अर्थात दक्षिण भारत में नियंत्रण बहुत ही सख्त हो जाता है। और जो इसका महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में प्रयास चल रहा था उस पर बहुत ही कुठाराघात या हम कहें आघात लगता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्रयास कर रही थी कि क्षेत्रीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात क्षेत्रीय शक्ति बना जाए, उसकी दशा में बहुत ही गिरावट आती है, और जो अब वह केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह जाती है। कौन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम आपको याद रखना है। और वह हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया कि कुछ कारण थे जिसके कारण अन्य यूरोपीय कंपनियों का हमने पहले के वीडियो में भी देखा कि अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में बहुत ही तीव्र कदम बढ़ाती है और पहले स्थान पर काबिज होके यहाँ क्षेत्रीय शक्ति भी बनती है, ठीक है। लेकिन अन्य कंपनियों में कुछ कमियां रहीं और जिस कमियों के परिणाम स्वरूप ही क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में उनका जो प्रयास था उसमें भारी गिरावट दर्ज की जाती है और व्यापारिक कंपनी बनकर ही यह सीमित रह जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों का जो तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, अंग्रेजों का दक्षिण भारत में स्वामित्व या प्रभुत्व बहुत ही तीव्र हो जाता है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हम कहें व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह जाती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें अन्य कंपनी, एक अन्य यूरोपीय कंपनी थी, चूँकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का यह तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके बाद अब हम लोग युद्धों की चर्चा करेंगे और उत्तर मुगल काल की चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे के वीडियो में। तो अन्य कंपनी, एक अन्य यूरोपीय कंपनी थी, इसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक अन्य कंपनी थी डेनिस, जिसे डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था और 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, आपको डेट याद रखना है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 में त्रैंकोबर जो तमिलनाडु में स्थित है इसके पूर्वी तट पर एक कारखाने की स्थापना की जाती है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। कब, 1620 ईस्वी में। और 1755 में सेरापुर जो कि कलकत्ता के निकट है मुख्य आर्थिक बस्ती रही इसकी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य आर्थिक बस्ती सेरापुर जो कि कलकत्ता के निकट है, पूर्वी तट पर स्थित है, उसमें मुख्य आर्थिक बस्ती रही कौन सी, सेरापुर में। 1755 में किसने स्थापित की, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी में ने। और चूंकि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, हम कहें क्षेत्रीय शक्ति या हम कहें आर्थिक शक्ति या हम कहें सैनिक शक्ति के मामलों में यह बहुत ही छोटी कंपनी थी। और अंत में 1854 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया, अर्थात जो डेनिस उस समय अधिकारी रहे होंगे डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी को कब 1854 में बेच देते हैं इस कंपनी को, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देते। कौन? जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी थे। ठीक है प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग जितने भी मुख्य टॉप बिंदु रहे हैं उनको अब तक अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। लगभग हमने इस वीडियो में जो भी फ्रांसीसी कंपनी के बारे में और कर्नाटक युद्ध, तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। कैसे चर्चा की कि युद्ध कौन कौन सा था, उनका काल का क्या क्या था और कारण क्या थे जिसके कारण वह युद्ध हुआ था, और किस संधि के द्वारा वह युद्ध समाप्त होता है, और उनकी कुछ विशेषताएं भी रहीं। उन विशेषताओं को भी हम लोगों ने देखा। और एक अन्य यूरोपीय कंपनी या लास्ट यूरोपीय कंपनी जिसका आगमन भारत में होता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, क्योंकि